नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस करा था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर के लिए इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। जी हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पॉलिटी में मेनली जो टॉपिक कवर किया गया है वो आपका न्यायपालिका को कवर किया गया है। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अभी भी बच चुके हैं। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उनको कवर कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो आप कहेंगे कि सर आपने तो ऑप्शन दिए ही नहीं। तो दोस्तों हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं और 2 दिन में अगर मैं ऑप्शन टाइप करता रहूं तो हमारा जो है कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं, मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के द्वारा देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कौन सा न्यायालय करता है? तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो केरल हाई कोर्ट की जो है कोची की बेंच है एक, उसके द्वारा देखा जाता है कि इसका जो भी काम धंधा है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनकी संख्या को संसद कानून के द्वारा बदल सकती है। हालांकि संसद ने ऐसे कई कानून पारित किए हैं जिसमें जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो आपको तो आज तक पता ही होगा कि भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर जी थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम जो है लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा एम अनंत शयनम आयंगर जी जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है हमारी संसद का सत्र शुरू होने पर। ये 2 तरह से होती है, एक संसद का सत्र शुरू होने पर और दूसरा तब होती है जबकि दोनों सदनों में किसी विषय पर विवाद उठता है, तो भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक का है? यूँ तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देने की इच्छा हो जाती है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको बताना कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो ये हमारा नई दिल्ली में है और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो हमारा शिमला में है। आई होप क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीवानी मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? जो हमारे दीवानी मामले होते हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उन पर कार्यवाही करता है? तो अनुच्छेद 133 के तहत करता है। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारे आर्टिकल 136 में हो जाती हैं विस्तृत शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्रोसेस सर्वर्स और जो क्लर्क का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भारत में माफ़ कीजिएगा, भारतीय न्यायिक पद्धति में
लोकहित जब लाया गया उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जिसमें भारत में लोकहित PIL लाया गया तो उसमें न्यायाधीश थे हमारे PN भगवती जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसे है? तो जो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को किस से विचार विमर्श करना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो राष्ट्रपति को विचार विमर्श करना होता है किससे? तो करना पड़ता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट दे देता है वो भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। मतलब एक अभिलेख, एक ऐसा लेख मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे हमारे हीरालाल जे कानिया जी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। कोशिश रहेगी कि वीडियो लंबी ना बने, है ना। तो संघीय न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 जो है हमारा संघीय न्यायालय का वर्णन है। इसमें संघीय सरकार का और संघ सरकार में ही हमारा न्यायालय आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारी 1950 में हुई। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और आपको PDF ले लेनी है। हो गई मार्केटिंग? हो गई? हाँ इतनी अच्छी नहीं रही पर हो गई, पड़ जाएगा सर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में कहा जाता है एडहोक। एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कुछ दोस्तों का कहना है कमेंट बॉक्स में, वो कहते हैं कि भाई जो है कि क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाया करो। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि इंग्लिश में ऐसा है कि डबल टाइपिंग करने में टाइम जो है चला जाता है। उससे बढ़िया मैं एक ही बार में टाइप कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। आप हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा, है ना। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो अपीलीय अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय की वो हमारी आर्टिकल 132 के अंडर आती है। आई होप क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसकी सहमति से हो सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली में स्थित है ना। अगर कभी जो है मुख्य न्यायाधीश को लगे कि नहीं यार हमें बैठक सर्वोच्च न्यायालय की कहीं और करनी है तो राष्ट्रपति की सहमति से वो कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक 2 जगह हुई है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर में हुई है एक बार, दूसरी कहाँ हुई है फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 बार हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर अनुच्छेद हो गया तो अनुच्छेद होगा। तो जो हमारा हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, आर्टिकल 214 के अधीन इसकी स्थापना हुई है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश से करता है? उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। उसी राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली में हमारा जो है एकमात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उच्च न्यायालय है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की आयु सीमा है 62 वर्ष, क्योंकि 62 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का कितना? 65 ईयर्स। क्लियर।
संविधान के किस अनुच्छेद में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान है। तो अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं संविधान के भाग 6 में आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हमारा जिला न्यायाधीश होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम ई कोर्ट की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रथम ई कोर्ट की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करने वाला पहला राज्य हमारा दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के लिए आवश्यक अर्हता है? जो दोस्तों ये अर्हता है इसका मतलब होता है योग्यता, है ना। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अर्हता अगर कई जगह पर अगर आए निरर्हता तो वो आपकी अयोग्यताएं हो जाती है। अगर जिला न्यायाधीश बनना है आपको तो यह आवश्यक है कि आप 7 वर्ष तक एक वकील रहे हों, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति बढ़ाई गई? तो 15वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है उच्च न्यायालय के जजों की जो रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई थी। लोक अदालत किस मामले में नियोजित की जाती है? जो हमारी लोक अदालतें होती हैं वो हमारी पारिवारिक मामलों में नियोजित की जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोक अदालत का नियोजन किस राज्य ने किया था? तो वो किया था हमारा दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग का आपने नाम सुना ही होगा, तो फजल अली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का तो पता ही होगा, लेकिन शायद आप इस बात से अपरिचित होंगे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो सी राजगोपालाचारी जी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय संविधान में बजट पेश करने का जो दायित्व दिया गया है दोस्तों, वो किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के थ्रू, है ना, 280 के थ्रू एक वित्त आयोग का गठन करता है, और वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है हमारा वित्त मंत्री। तो सारा दायित्व किसका हो जाता है फिर? वित्त मंत्री का। तो संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व बजट पेश करते समय वित्त मंत्री करता है। आई होप क्लियर। अगर आपको ये ऊपर वाला जो मैंने बताया ये क्लियर ना हो तो आप ये क्वेश्चन पढ़ें और इसका उत्तर पढ़ें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? जो हमारे लोकपाल संस्था होते हैं ना दोस्तों, लोकपाल स्कैंडिनेवियन देशों से ये पद लाया गया। लोकपाल होता है जो कि एजेंसियों के ऊपर एजेंसी होती है, जैसे हमारी CBI CID होगी, इनके ऊपर जो क्या करता है, इनके काम के ऊपर ये नज़र रखता है। लोकपाल इतनी खतरनाक संस्था है। तो इसका गठन जो है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था 1996 में। तो अगला क्वेश्चन है, संसदों की जननी किसे कहा जाता है? तो संसदों की जननी बेशक से ब्रिटेन को ही कहा जाएगा, तो ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो आकस्मिकता निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है, और जो संचित निधि है वो लोकसभा के क्षेत्र के अधीन आती है। जितने भी लोकसभा के सदस्यों को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो हमारे संचित निधि से दिए जाते हैं। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो BP मंडल हमारे मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? तो 1990 में भारत में जो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, और कौन से आर्टिकल के थ्रू की गई थी? आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 के द्वारा, मतलब अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारतीय संविधान को इसकी कार्बन कॉपी भी कहा जाता है, इसके द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट किसने कहा? तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 356 में क्या है, उसे सुरक्षा कपाट का हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। आधुनिक मनु की संज्ञा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी जाती है। भारतीय संविधान का पापा भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी? तो लुक ईस्ट नीति 1990 में हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा यह नीति बनाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। अपीको आंदोलन कर्नाटका में। चिल्का आंदोलन ओडिशा में। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसे आंदोलन थे, मैंने एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्य समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में की थी, आर्य समाज की स्थापना। तो अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 2005 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 जुलाई 1972 को हुआ था। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन पॉलिटी और मतलब पॉलिटी और पॉलिटी में न्यायपालिका के ऊपर। फिर भी कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाऊँ उसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, कल का ही समय है दोस्तों, आज और कल का। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको मैं हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास पड़े हुए, उनमें से एक वीडियो मैं हिंदी के ऊपर बनाऊँ और एक वीडियो इंग्लिश के ऊपर, और एक वीडियो मतलब ये है कि बन सकती हैं, ये शायद है कि ये वीडियो बने, लेकिन एक वीडियो ज़रूर बनेगी, वो है करंट अफेयर की। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस करंट अफेयर वाली वीडियो को देखना ना भूलें, जो मैं बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।